हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट मैपिंग के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने मैपिंग के बारे में समझ लिया था और उस मैपिंग में जो सबसे पहला टाइप था वो था डायरेक्ट मैपिंग। लेकिन डायरेक्ट मैपिंग की तरफ जाने से पहले हमको कुछ जो बेसिक्स हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम मेन मेमोरी के अंदर बात करते हैं तो जो मेन मेमोरी के अंदर जो इक्वल पार्टीशंस जो किए जाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ पार्टीशंस, इन पार्टीशंस को हम नाम देते हैं ब्लॉक का। ठीक है, हम इसे नाम देते हैं ब्लॉक। ठीक, वैसे ही अगर हम कैश के अंदर बात करें तो उसे हम देते हैं, कैश के अंदर जो इक्वल पार्टीशंस होते हैं उन्हें हम देते हैं कैश लाइन। ओके, कैश लाइन। ठीक, ओके। अब क्या ये जो ब्लॉक हैं वो सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन से मिलकर बने हैं? ऐसा तो नहीं है। जो ये एक ब्लॉक है इसके अंदर मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस हैं। तो जो ये मेमोरी लोकेशंस होती हैं इन्हें हम नाम देते हैं वर्ड्स। ओके, तो वर्ड्स ये मैंने आपको बताया। तो जो जो ये मेमोरी लोकेशंस होते हैं इन्हें हम वर्ड्स नाम देते हैं, WORDS। ठीक है, WORDS। अब इसको बहुत से लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो यहाँ पर W से रिप्रेजेंट किया है वो वर्ड है। ओके, उसके बाद जो ये B से रिप्रेजेंट किया है ये है ब्लॉक। ठीक, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक रैम है। वैसे अगले वाले केसेस में हम और भी समझ लेंगे अच्छा, पर ये छोटा सा हमने बनाया है डायग्राम, इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि जो ब्लॉक होता है, लेट सपोज मेरी जो रैम है, रैम के अंदर 7 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं? 8। 0 से लेकर 7, तो 8 ब्लॉक्स हैं। और हर एक ब्लॉक के अंदर जो है वो 4 मेमोरी एड्रेसेस हैं, 4 मेमोरी लोकेशंस हैं। ठीक है, जिनका नाम हमने वर्ड्स दिया। तो W0, W1, W2, W3। तो 0, 1, 2, 3 वाली जो लोकेशंस हैं और ब्लॉक 0 के अंदर आती है। 4, 5, 6, 7 ब्लॉक 1 के अंदर आती है। 8, 9, 10, 11 ये ब्लॉक 2 के अंदर, और सो ऑन। ये वाली बात समझ में आई? ठीक, ओके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर लेट सपोज मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, 21 लेता हूँ, इस 21 नंबर को लेता हूँ, तो 21 का करस्पॉन्डिंग बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 16 के लिए 0, उसके बाद 8 के लिए 16 के लिए 1, 0, उसके बाद 4 आएगा 1, फिर आएगा 0 और फिर आएगा 1। तो 1 0 1 0 1। ओके, यही तो बाइनरी है 21 का करस्पॉन्डिंग। ओके, मैं पूछता हूँ कि मेरे पास 8 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं? 8 ब्लॉक्स हैं। तो मेरे को कितनी बिट्स चाहिए इन 8 ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? भाई 8 ब्लॉक्स को, 8 डिफरेंट एड्रेसेस को रिप्लेस करने के लिए हमें चाहिए 3 बिट्स। चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैक्सिमम 0, जैसे अगर मैं देखूँ तो क्या बनेगा, 0 0 0, ये 0 के लिए रिप्रेजेंट हो जाएगा, और 7 के लिए क्या हो जाएगा 1। तो 0 से 7, 8 एड्रेसेस के लिए मैंने 3 ब्लॉक्स चाहिए। तो वैसे ही अगर मैं इसके अंदर बात करूँ, जो शुरुआती 3 बिट्स हैं, तो इसकी वैल्यू मेरे को बताओ क्या है? इसकी वैल्यू है सर 1, 1 प्लस 4, तो 5। ठीक है, और मैं पूछता हूँ कि 21 जो ब्लॉक, जो एड्रेस है, 21 जो वर्ड है, वो किस ब्लॉक के अंदर आता है? वो आता है 5। तो यस, जो शुरुआती 3 बिट्स हो गई इस वाले के अंदर, वो बिट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगी? ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगी कि ये किस ब्लॉक के अंदर हमारा आता है। और उसके बाद ये जो आगे की जो 2 बिट्स हैं, इसको हम ऑफसेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑफसेट। तो ऑफसेट का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या है? 0 1, तो यानी कि 1th पोजीशन। तो 0 वाली पोजीशन, 0 0 पोजीशन तो ये हो गई 0 0, और 0 1 वाली ये हो जाएगी। उसके बाद 1 और 0 ये वाली, और फिर 1 1 ये 4th पोजीशन। तो इस तरीके से ऑफसेट क्या बता रहा है कि ये इस ब्लॉक का सेकंड वाला वर्ड है। ठीक, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक वर्ड की रिप्रेजेंटेशन को कौन कौन कर रहा है। एक तो ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया जा रहा है और एक ऑफसेट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ब्लॉक और ऑफसेट के अंदर ये चेंज किया गया है। ठीक, ओके। अब हम समझने की कोशिश करते हैं मैपिंग को। तो मैपिंग क्या है? डायरेक्ट मैपिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ओके,
देखिए डायरेक्ट मैपिंग पर हम आ गए हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये है डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग, अब सबसे यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो क्लियरली स्टार्ट हो रहा है, मैपिंग। तो मैपिंग मैंने बताया था क्या होता है। मैपिंग का मतलब एक और बार समझते हैं। देखिए मेरी जो कैश मेमोरी है वो छोटी है, कंपैरिजन करें अगर हम मेन मेमोरी के, वहाँ मैंने 7 लिया था समझाने के लिए, यहाँ मैंने 15 ब्लॉक्स ले लिए हैं और हर एक ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड्स हैं, ये मान के चलिए, ठीक है, बेसिक है। तो 16 ब्लॉक्स हैं, तो 16 ब्लॉक्स हैं और हर के अंदर, सभी के अंदर 4 वर्ड्स हैं, तो कितने वर्ड्स हो जाएंगे टोटल? सॉरी 16 है ना, ये 64 कहाँ से लग दिया? तो 16 है तो टोटल हो जाएंगे 64। वो दिमाग में 64 चल रहा था, फाइनल कैलकुलेशन चल रही थी तो 64 ही लिख दिया, पर ऐसा नहीं है। 16 ब्लॉक्स हैं तो 16 इंटू 4, हर एक ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड्स, तो 64 वर्ड्स होने चाहिए। वहाँ कितने थे? वहाँ थे भाई मेरे थे 32, ठीक है, 0 से लेके 31, 32 ब्लॉक्स थे। ओके, तो इसके अंदर हो जाएंगे 60 यानी कि 64 यानी कि 0 से 63 तक। ओके, अब ये ब्लॉक जो है हम ये मान के चलते हैं कि कैश लाइन का जो साइज़ है वही साइज़ हर एक ब्लॉक का है। क्या मान के चल रहे हैं हम? ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कैश लाइन का जो साइज़ है वही साइज़ हर एक ब्लॉक का भी है। ओके, ठीक है। अब क्या होगा, मुझे जब सीपीयू को कोई डेटा चाहिए तो वो कैश के अंदर लाया जाएगा, मेमोरी से कैश के अंदर। लेकिन मेमोरी से कैश के अंदर जब लाया जाएगा तो कैसे लाया जाएगा और कहाँ रखा जाएगा, इस बात को जो डिसाइड किया जाएगा वो डिसाइड करती है मैपिंग। तो मैपिंग के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि जब मेन मेमोरी से डेटा कैश के अंदर उठा के लेकर आया जाए तो कैश के अंदर कहाँ रखा जाएगा, वो इस वाले ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में, इन चारों में से किस ब्लॉक में। ओके, तो अब समझते हैं। तो डायरेक्ट मैपिंग एक पैटर्न है जो हमें ये बताती है कि जो ब्लॉक है वो किस कैश लाइन के अंदर आएगा। तो डायरेक्ट मैपिंग, जैसा इसका नाम है डायरेक्ट मैपिंग, वैसे ही इसका काम है। डायरेक्ट मैपिंग क्या कहती है, थोड़ा कलर एक मिनट चेंज करते हैं, आप समझते हैं। देखिए डायरेक्ट मैपिंग कहती है कि जो ब्लॉक है पहला वाला, वो वाला ब्लॉक पहली वाली कैश लाइन के अंदर जाएगा। बहुत सिंपल। तो जो पहला वाला ब्लॉक है वो पहली वाली कैश लाइन के अंदर जाएगा। जो दूसरा वाला ब्लॉक है वो दूसरी वाली कैश लाइन के अंदर जाएगा। ऐसे ही जो तीसरा वाला ब्लॉक है वो तीसरी वाली लाइन के अंदर जाएगा और चौथा वाला जो ब्लॉक है वो चौथी वाली लाइन के अंदर जाएगा। ये बहुत सिंपल डायरेक्ट मैपिंग क्या कह रही है, पहला वाला ब्लॉक पहली वाली लाइन के अंदर, दूसरा वाला दूसरी लाइन में, तीसरी और चौथा वाला चौथी वाली लाइन के अंदर। तो 0th पोजीशन वाला 0, 1 वाला 1, 2 वाला 2, 3 वाला 3। ओके, तो इतनी बात बहुत सिंपल है। अब मैं पूछता हूँ कि भैया 4 वाला कहाँ जाएगा, है ना। अब क्योंकि मेमोरी बड़ी है, रैम का साइज़ बड़ा है और कैश का साइज़ छोटा है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट आना ही था कि बाकी के कहाँ जाएंगे। तो ये इसके लिए डायरेक्ट मैपिंग ने क्या कहा कि जो 4th वाला है, दोबारा से जो नंबरिंग है वो शुरुआत से स्टार्ट करो। तो 4th वाला कहाँ जाएगा, 0 के अंदर। 5 वाला कहाँ जाएगा, आपका 1th पोजीशन वाले पे, कैश पे। उसके बाद अगला वाला अगली पे, उसके बाद अगला वाला अगली पे, और सो ऑन ऐसे। 8 वाला कहाँ जाएगा, फिर 0 पे। 9 वाला फिर 1 पे। 10 वाला फिर 2 पे। 12 वाला फिर 3 पे। तो इस तरीके से आगे एंड सो ऑन, यही चीज़ चलती रहेगी। तो अब आपको ये वाली बात तो यहाँ से समझ में आई होगी कि किस तरीके से डायरेक्ट मैपिंग होती है। ओके, तो डायरेक्ट मैपिंग, अब मैं अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि भाई 12th वाला जो पोजीशन वाला है वो वाला ब्लॉक कहाँ पर आएगा, तो इस तरीके से मैं तो वो हम एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी, एक मिनट थोड़ा समझते हैं दोबारा से। तो अगर मेरे को 12th वाला फाइंड आउट करना है कि कहाँ जाएगा, तो एक काम कर सकते हैं। देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं ना दिमाग में, तो जिसकी वजह से जो शब्द होते हैं उसका रिदम चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं। तो जो 12th वाला जो ब्लॉक है वो कहाँ जाएगा, उसके लिए बहुत सिंपल है। ब्लॉक नंबर क्या है, 12 है। कितनी कैश लाइन्स हैं मेरे पास हैं 4 कैश लाइन। तो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। क्या आंसर आ रहा है भाई, रिमाइंडर क्या आ रहा है, सॉरी आंसर तो आ रहा है हमारा 3, लेकिन रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आएगा भाई 0, ठीक है। रिमाइंडर आया 0, तो जो रिमाइंडर आया उसी पोजीशन पे हमारा ब्लॉक जाएगा। अच्छा, मैं 5 वाला चेक करते हैं। तो 5 कहाँ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो देखो 5 कहाँ जा रहा है, कैश लाइन 1 पर। अब इससे फ़ायदा क्या है,
देखिए एडवांटेज तो सिंपल ये है, डायरेक्टली हम ये समझ सकते हैं कि अब जो सीपीयू है उसे ये मालूम है कि अगर मेरा डेटा है और कैश के अंदर मौजूद है तो इस वाली बात की गारंटी है कि जो ब्लॉक नंबर 0 का जो डेटा होगा वो डायरेक्टली कैश लाइन 0 पर ही होगा और कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज़, इस तरीके और ब्लॉक नंबर 1 है तो ब्लॉक कैश लाइन नंबर 1 पर होगा, तो जो मेरा सर्चिंग है वो बहुत ईजी हो गया। तो इससे सर्चिंग बहुत ईजी हो गया, है ना। तो ये काम तो इससे आसान हो गया। अब क्या चीज़ मुश्किल हुई है उस चीज़ को हम समझेंगे। अभी रुकिए, पहले तो इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या फ़ायदा हुआ इस डायरेक्ट मैपिंग के, क्या क्या एडवांटेज है। तो सर्चिंग करना बहुत ईजी है कि कहाँ हमारा डेटा है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब पूरी कैश में नहीं है। अगर B0 अगर कैश लाइन 0 पे नहीं है तो फिर कहीं नहीं है कैश के अंदर। क्यों नहीं है, देखिए अब कैश लाइन जो ये 1 है, कैश लाइन जो ये 0 है, सॉरी, ये किसे होल्ड कर सकती है? या तो ब्लॉक नंबर 0 को होल्ड कर सकती है, ब्लॉक नंबर उसके बाद 4 को होल्ड कर सकती है, ब्लॉक नंबर 8 को होल्ड कर सकती है, या ब्लॉक नंबर 12 को होल्ड कर सकती है। बात सही। अब जो कैश लाइन 0 है ये कहाँ किस किस को होल्ड कर सकती है? इसको होल्ड कर सकती है। क्या ये चारों को एक बार में होल्ड कर सकती है? नहीं, क्योंकि जो ब्लॉक का जो साइज़ है वही कैश लाइन का साइज़ है, कैश लाइन का साइज़ है। तो ये चारों को तो होल्ड नहीं कर सकती, एक टाइम पर ये एक को होल्ड कर सकता है, या तो ये B0 को, B4 को, B8 को, B12 को, तो इनमें से किसी एक को होल्ड करेगी, है ना। और अगर पहले से था और मान लीजिए B12 लाना है तो इस B0 को बाहर जाना पड़ेगा, तब B12 इसके अंदर आ पाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। ठीक, तो ये था डायरेक्ट मैपिंग का एक सिंपल कंडीशंस। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। यहाँ मैं एक न्यू पेज किया और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। एक और बात करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी यहीं पर हम बात कर लेते हैं। देखिए इसे हमने इरेज कर दिया, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये जो ब्लॉक नंबर 0 है इसके अंदर मैंने बताया था वर्ड कौन कौन सा होगा। वर्ड होगा 0, 1, 2, 3 ना, 4 वर्ड्स हैं। ऐसे इसमें होगा 4, 5, 6 एंड 7। यस, ऐसे इसके बाद 8, 9, 10, 11। ओके। अब मैं बात करता हूँ, लेट सपोज मैं इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल लेता हूँ। 11 फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है 11 कहाँ आता है। मेरे पास टोटल कितने क्या बोलूँ वर्ड्स होंगे। टोटल मेरे पास एक होगा 59 यहाँ पे सबसे एंड में, फिर 60 होगा, 61 होगा, 62 होगा और 63 होगा, ये होंगे लास्ट में। तो 60 होगा मेरे पास, 61 होगा, 62 होगा और 63, ये लास्ट के वर्ड्स होंगे जो मेरे पास अवेलेबल होंगे। ठीक, ओके। इसके बाद 63 को मेरे को अगर मैक्सिमम रिप्रेजेंट करना है वर्ड को, तो मेरे को कितने बिट्स चाहिए? तो भाई 64 को मैक्सिमम मेरे के लिए कितने बिट्स चाहिए? 32 तक मेरे को 5 बिट्स चाहिए टोटल 5 बिट्स चाहिए मेरे को इस 63 को रिप्रेजेंट करने के लिए। यही तो 63 का रिप्रेजेंट है 32। ओके, यहाँ 6 चाहिए, एक मिनट चेक करते हैं। 32, 16, 8, 4, 2 और सॉरी एक और चाहिए, तो यानी कि 6 बिट्स चाहिए मेरे को। ओके, इस 63 को रिप्रेजेंट करने के लिए 6, तो हर एक नंबर को मेरे को 6 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ये मेरा काम है। अब मेरे को ये वाली बात समझ में आई कि 6 बिट्स के अंदर मेरे को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट सपोज 11 को रिप्रेजेंट करना है, तो 11 इक्वल्स टू क्या होगा? 8 के लिए 1, उसके बाद फिर 4 के लिए 0 और फिर 1, 1। ये तो हो गई 4 बिट। मेरे को चाहिए 6 बिट्स के अंदर आंसर, तो पहले 0 और लगा लिए 2। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं पूछूं कि भाई ये ब्लॉक नंबर कौन सा है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट जो हमने सबसे पहले पढ़ा, ये ब्लॉक है। ब्लॉक क्या है? 2, तो सेकंड नंबर इसका ब्लॉक है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऑफसेट क्या है? 1, 1। ऑफसेट का मतलब 11 देख लो, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर की, 4 वर्ड्स हैं, उसमें से सबसे आखिरी वाला जो 1, 1 वाला है 11, वो है हमारा। ओके, ये वाली बात भी समझ में आई। 1, 1 इक्वल्स टू 3 होता है ना, 0, 1, 2, 3।
ओके, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ कैश लाइन्स की। यस, तो यहाँ क्या है, कैश लाइन भी रिप्रेजेंट की गई। ये जो बिट्स हैं, ये जो बिट्स से रिप्रेजेंटेशन किया है, इसके अंदर कैश लाइन भी है। तो ये जो बिट्स हैं, जो दो हैं, ये डिनोट करती हैं कैश लाइंस को। कैश लाइंस को देखते हैं क्या है ये नंबर कितना है, ये नंबर है अपना 3, ओके, नहीं सॉरी 2, ओके। तो 2, क्या हमारा जो B2 है वो सेकंड पोजीशन पर जाएगा? क्या कैश लाइन नंबर 2 पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा, कैश लाइन नंबर 2 पे जाएगा। तो कैश लाइन नंबर 2 पे मिलेगा। तो मुझे इस बिट्स से ये भी समझ में आ रहा है कि जो मेरा डेटा है वो किस लाइन पे मिलेगा, किस कैश पे मिलेगा, किस कैश लाइन पे मिलेगा। तो कैश लाइन नंबर 2 पे मिलेगा। लेकिन सर मुझे तो वैसे ही मालूम था, मैं रिमाइंडर करके फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कैश लाइन पे फाइंड आउट। तो इसका यूज़ क्या है? देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इसका यूज़ रिप्रेजेंटेशन के अंदर बताया गया है कि इस तरीके से आएगा, ओके। लेकिन ये जो शुरुआती जो ये 2 बिट्स दिख रही है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं टैग बिट्स। यस, याद रखना यहाँ पे टैग बिट्स। टैग बिट क्या बताती हैं, ये वाली बात हम समझते हैं। टैग बिट्स क्या बताती हैं? टैग बिट बताती हैं कि कैश लाइन पर हमारा डेटा प्रेजेंट है या नहीं। बात समझ नहीं आई सर समझ में नहीं आई। ओके, दोबारा समझा देते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस कैश लाइन 0 के लिए पॉसिबल कंडीशंस थी कि इसके ऊपर या तो ब्लॉक 0 प्रेजेंट होगा, या ब्लॉक 4 प्रेजेंट होगा, ब्लॉक 8 प्रेजेंट होगा, या ब्लॉक 12 प्रेजेंट होगा। यस, अब कौन सा ब्लॉक प्रेजेंट होगा कैश लाइन 0 पर? एक बार में तो एक ही हो सकता है। क्यों? एक बार में तो एक ही किया जा सकता है। तो फिर कौन सा ब्लॉक होगा? इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये इसी को जो बताता है, सॉरी इसके लिए ज़रूरी नहीं, इसको बताता है कि हमारा कौन सा ब्लॉक प्रेजेंट होगा। तो टैग बताता है। जैसे टैग ने क्या बताया यहाँ, 0,0। तो अगर मैं कैश लाइन 2 की बात करूँ, क्योंकि ये हम 11 की बात कर रहे हो, कैश लाइन 2 पे आ रहा है, तो कैश लाइन पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? कैश लाइन 2 पे आएगा B2 आएगा, ओके। B2 के बाद B6 आएगा, ओके। B10 आएगा और B14 आएगा। तो कैश लाइन 2 पे इन्हीं में से कोई भी ब्लॉक आ सकता है। यस, इसको अगर ये कितने ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक्स हैं। तो 4 ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को मिनिमम कितनी बिट्स चाहिए भाई? 2 बिट्स चाहिए। 0 0 0 1 सॉरी 1 0 1 0 और 1 1, ओके। तो ब्लॉक नंबर 2 पहला है, इसके लिए 0 0 टैग हमने सेट किया। तो देख लो, ब्लॉक नंबर 2 गया था ना, 11 नंबर का वर्ड था जो कि ब्लॉक नंबर 2 के अंदर था। और ब्लॉक 11 नंबर को अगर हमें कैश लाइन पर लाना है, कैश लाइन 2 पे लाना है, तो पूरा ब्लॉक लेके जाना पड़ेगा कैश लाइन 2 पर। तो जिसके लिए हमने क्या किया, जो ब्लॉक है उसकी टैगिंग क्या थी? वो थी 0, तो हमने सेट कर दी 0। तो ये ऑटोमेटिकली जो ये वर्ड का जो नंबर है, ये जो वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बिट्स हैं, ये ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर देती हैं हमें कि बिट्स उसकी कैश लाइन कौन सी है, ऑफसेट कौन सा है, वर्ड नंबर कौन सा है उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये कौन से पे जा रहा है, मतलब किस कैश लाइन पे किस कैश लाइन पे कौन सा नंबर का ब्लॉक प्रेजेंट है करेंटली, ओके। चलिए एक बार अब इसको डिटेल वे में समझते हैं कि क्या था। एक छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। तो जो शुरुआती बिट्स होती हैं वो होती हैं टैग की, ओके। उसके बाद क्या होती हैं? उसके बाद कैश लाइन की होती हैं, और उसके बाद होता है ऑफसेट। अब ये कितने कितने होते हैं ये डिपेंड करेंगे भाई, ये तो डिपेंड करेंगे। कैसे डिपेंड करेंगे ये समझते हैं भाई। कैश लाइन जो है वो कैश लाइन कितने कैश हैं, कितनी कैश लाइन्स हैं? यहाँ पर हमारे में केस में कितनी थी? 4 थी। तो 4 को रिप्रेजेंट 4 अलग अलग एड्रेसेस को मतलब 4 अलग अलग एड्रेसेस को डिनोट करने के लिए हमें मिनिमम कितनी बिट्स चाहिए? हमें मिनिमम बिट्स चाहिए भाई 2 बिट्स चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे पिछले वाले केस में हमने देखा कि कैश लाइन के लिए कितनी बिट्स की ज़रूरत पड़ी? 2 की, ओके। टैक्स के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी? अब पिछले वाले केस में एक कैश लाइन पे 4 डिफरेंट आ रही थी, 4 डिफरेंट ब्लॉक अवेलेबल थे। तो इसीलिए कैश की भी टैग की हमें ज़रूरत कितनी पड़ी? हमें 2 बिट्स की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अगर लेट सपोज n
कैशेज n टैग्स आ रहे हैं, मतलब सॉरी n ब्लॉक्स हैं एक कैश लाइन के ऊपर, यानी एक कैश लाइन के ऊपर B1 B2 B3 और समथिंग Bn, यानी कि टोटल n में से कोई भी ब्लॉक इसके ऊपर अवेलेबल हो सकता है। तो क्या होगा, कितनी बिट्स की मेरे को ज़रूरत होगी भाई, log n, और इसका सीलिंग मुझे 5 चाहिए, 5 बिट्स, 5 को नंबरिंग करनी है, तो मिनिमम मेरे को भाई 3 बिट्स तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 में तो मैं मैक्सिमम 4 का ही नंबरिंग कर सकता हूँ, लेकिन 5 ब्लॉक को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कितने बिट्स चाहिए होंगी भैया, फिर 3 बिट्स की ज़रूरत है टैग बिट्स की। कैश लाइन की बात करें तो ऐसा ही कैश लाइन के साथ भी है कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कैश लाइन है तो log n मेरे को ज़रूरत पड़ेगी जो नेक्स्ट n बिट्स होंगी, जो नेक्स्ट log n की सीलिंग जो बिट्स होंगी वो हमारी कैश लाइन को डिनोट्स करेंगी। उसके बाद ऑफसेट, जो जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे एक ब्लॉक के अंदर। ओके, तो ये था डायरेक्ट मैपिंग का सिनेरियो पूरा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया कि क्या हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को एक और बार रिवाइंड कीजिए, जहाँ समझ में नहीं आया दोबारा से देखिए, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स, आपका जो कमेंट बॉक्स है वो ओपन है, आप उसके अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है सर, ये कैसे हुआ। ओके, तो अगर मेरे को कोई ऐसी वीडियो देखेगी जिसके अंदर अभी भी मेरे को लगेगा कि डाउट है, तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाकर उसके अंदर और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा इसे क्लियरली। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर हम PYQ जो हैं, जो डायरेक्ट मैपिंग के ज़रिए आए हैं, डायरेक्ट मैपिंग वाले पार्ट से आए हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।